हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिलें आसान होती हैं अगर रास्ता सही मिल जाए, तो इसी रास्ते और इसी मंजिल की तलाश में आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। जहां हमने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ये सीखा था कि किस तरह से सॉल्यूशन होते हैं, विलयन क्या होते हैं, विलयन किस प्रकार के होते हैं, उनमें घटक कौन कौन से होते हैं, ठोस, द्रव और गैसीय विलयन के एक एक उदाहरण को हमने डिटेल में समझा था। मजेदार क्लास थी, बच्चों ने बहुत बहुत प्यार दिया और इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए केमिस्ट्री का सेकंड बैच लेकर आए हैं, जहां पर हम अब कंसंट्रेशन के बारे में सीखेंगे। इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं सिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मिलकर हम लोग इन्फिनिटी क्लासेस के साथ में केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, कमजोर मत समझना, तुम्हारे साथ राहुल सर खड़े हैं। इन्फिनिटी क्लासेस से आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे और 70 में से 70 लाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बेटा विलयन की सांद्रता के बारे में। जैसे आपने पढ़ा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है और उस विलयन में हम लगातार धीरे 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 विलय की मात्रा बढ़ाते जाए तो वो धीरे धीरे विलयन गाढ़ा होता चला जाएगा। जैसे पानी में शक्कर घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ तो वो गाढ़ा होकर चाशनी बन जाती है। उसी चाशनी, उसी गाढ़ेपन को हम व्यक्त करते हैं अलग अलग तरीके से, और उन तरीकों को हम आज पढ़ेंगे डिटेल में। क्या क्या चीजें होती हैं चलिए देखिए। सबसे पहले आता है द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल प्रभार, पार्ट्स पर मिलियन और नॉर्मलता, फॉर्मलता। आपको याद होगा 11वीं क्लास में टीचर ने खूब मेहनत की नॉर्मलता फॉर्मलता को समझाने के लिए, आपने रटा होगा। गारंटी आपको अगर याद हो तो मुझे बताओ कमेंट में, नहीं तो मैं बताता हूं कि आपको नॉर्मलता फॉर्मलता याद नहीं होगी। हमें आज एक एक चीज सीखनी है, डिटेल में सीखनी है। वैसे एक अच्छी बात है आपके लिए, नॉर्मलता फॉर्मलता हमारे सिलेबस में है नहीं, हम चाहें तो ना पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th क्लास में हमें बस ये 4-5 पैरामीटर सीखने हैं। अच्छी तरह से सीखिए। समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए दोबारा से पर्सनल वीडियो बना के शेयर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। रटते रह जाओगे, परिभाषाएं याद नहीं होती हैं। तरीका सीख लोगे, कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो हमेशा याद रहेगा। क्या सीखना है बेटा? बस इतना सा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे विलय के द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान तथा विलयन के द्रव्यमान तथा विलयन के द्रव्यमान का अनुपात द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। बस इतनी आसान परिभाषा है। अब मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। लिखवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? देखो, विलय का द्रव्यमान तथा विलयन के द्रव्यमान का अनुपात, विलय के द्रव्यमान तथा विलयन के द्रव्यमान का अनुपात द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अभी आप सुनिए, सवाल सिखाऊंगा, चुटकियों में आएंगे, चुटकियों में नहीं आए तो बता देना मेरे को कि सर फिर से समझा दो। देख नहीं, 2-2 बार समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार आता है आयतन प्रतिशत। मैंने कहा रटना नहीं है, समझना है, सीखना है। चलिए फिर से देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इसको। विलय का आयतन तथा विलयन के आयतन का अनुपात, विलय के आयतन तथा विलयन के आयतन का अनुपात आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलय के आयतन तथा विलयन का आयतन का अनुपात आयतन प्रतिशत कहलाता है। जैसे विलय के द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत होगा। इसी तरह दोनों तरफ आयतन आयतन है तो आयतन प्रतिशत होगा। अगली बात करते हैं। अब आपके सामने आया द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। आप इसको मत देखो, इधर देखो, ठीक, इधर 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 देखना है। द्रव्यमान, नीचे क्या है? आयतन। ऊपर क्या था? विलय। नीचे क्या होगा? विलयन। क्या होगा? विलयन। ऊपर द्रव्यमान, नीचे आयतन, ऊपर विलय, नीचे विलयन। विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। परिभाषा कैसे बनाओगे? देखो इधर सिखाता हूं। विलय का द्रव्यमान तथा विलयन के
आयतन का अनुपात द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। वो सीसी होती है कफ सिरप। कौन सी सिरप? कफ सिरप। उस कफ सिरप में देखो तो लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, लेकिन जब उसके घटक आप पढ़ोगे ना तो लिखा होता है 0.000 ग्राम, 0.002 मिलीग्राम। ऐसी छोटी छोटी मात्राएं ग्राम में उस द्रव के अंदर मिलाई जाती हैं। इसका यूज मेडिसिन बनाने में, कफ सिरप बनाने में किया जाता है। आयतन और द्रव्यमान का संबंध याद रख लेना, एक एक चीज काम की है बेटा। अगर भूल जाओ तो वीडियो देखना दोबारा, नहीं भूलो तो मेरा नाम तो याद ही रख लेना। यार कैसी बात कर रहे हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते समझते हैं। ये बड़ी बुरी चीज है बच्चों के लिए, मेरे लिए आसान और आपके लिए अब होगी आसान। एक तालाब, उसमें तुम हो मछली। एक तालाब है, तालाब में क्या है? मछली। एक तालाब है, उसमें क्या है? मछली। अगर मान लो छोटी सी मात्रा भी जहर की होगी तो मछली मर जाएगी। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। अगर आपने मछली को बाहर निकाला तो मछली मर जाएगी, और पानी में जहर डाला तो भी मछली मर जाएगी। मान लो पानी की बहुत 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 सारी मात्रा है, तालाब भरा हुआ है, अगर उसमें क्लोरोफॉर्म को मिला दिया जाए तो मछली की मृत्यु तय है, मछली मर जाएगी। ऐसे में हम ये पता करें कि कितनी अमाउंट होगी उस जहर की जिसने उस मछली को मार दिया। तो इतने सारे पानी में इतनी सी जहर की मात्रा, इतने सारे पानी में चुन्नुक सी मात्रा, कैसे पता करोगे? उसके लिए उपयोग में आता है पार्ट्स पर मिलियन। चलो मजाक की बातें छोड़ते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पानी को गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं, वो भाप बॉयलर के थ्रू जाती है एक जगह से दूसरी जगह। जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। वो इम्प्योरिटीज़, वो अशुद्धियाँ उस पाइप के अंदर जम जाती हैं। उन अशुद्धियों को मापने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग किया जाता है। जहाँ विलयन की मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा हो और विलय की मात्रा थोड़ी सी हो, चुन्नुक सी हो, मुन्नुक सी हो, वहाँ पर हम पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट में आप याद रखिए, ऊपर लिखेंगे आप विलय की मात्रा, ऊपर आप लिखेंगे विलय की मात्रा, नीचे लिखेंगे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा, और गुणा करेंगे मिलियन से। मिलियन मतलब 10 की घात 6। विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 10 की घात 6, और इस तरह से ppm को प्रदर्शित किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब पानी के अंदर अशुद्धियों को मापा जाता है तो ppm का यूज़ किया जाता है। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, रात को तल के खानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना नहीं भाई, मछली है ना, प्राणी पेट में तैरती है, मैंने सुना था। तुम्हारे तैरेगी, समझ लेना बेटा। ये एक खतरनाक चीज के बारे में बात करेंगे, मोल अभिकल्पना, है ना। सुना होगा इसका नाम, 11वीं में टीचर ने समझाया होगा। नहीं आया समझ में? अरे रुको यार, नहीं आया ना, चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। हम है ना, ये आपके साथ है ना, मैं हूँ ना, क्यों डर रहे हो भाई? सिखाने का काम तो मेरा है और मैं सिखा के ही रहूँगा। तो चलिए समझते हैं। दर्जन सुना है? दर्जन, हाँ, 1 दर्जन केले 12 पीस। 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं बेटा? 12 केले। 1 दर्जन केले में कितने होते हैं? 12 केले। 1 दर्जन पेन, पेन में कितने पेन हो गए भाई? 1 दर्जन में 12 पेन। 1 दर्जन लोग, अरे लोग मतलब इंसान, स्त्री पुरुष। 1 दर्जन लोग मतलब 12 लोग। कितने लोग? 12 लोग, ठीक है। 1 दर्जन खंबे, बिजली के बड़े बड़े 1 दर्जन खंबे। कितने खंबे होंगे बेटा? 12। क्या कह रहे हो सर, आप तो मोल बता रहे थे। तो मोल ही तो समझ रहे हैं, कैसे समझेंगे? देखो, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस। 1 दर्जन का मतलब कितनी होती है? 12 चीज़ें, 12 पीस। कितने पीस भाई? 12 पीस। 1 दर्जन में कितने पीस? 12। 1 दर्जन केले में 12 केले, 1 दर्जन पेन में 12 पेन, 1 दर्जन लोग में 12 लोग, 1 दर्जन खंबे में 12 खंबे। जब 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, चाहे लोग हो, केले हो, खंबे हो, या पेन हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, कटर हो, कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही अगर आपसे कहें कि अगर आपके पास 6.023 10 की घात 23, 6.023 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाए
तो आप इसको जैसे 1 दर्जन 12 चीज को बोलते हो, वैसे इतने इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोल देना, 1 मोल बोल देना। क्या बोल देना, 1 मोल। कैसे याद रखना, बहुत आसान। 1 दर्जन में 12 केले होते ही हैं। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये केला है, पेन है, लोग है, खंभे, सबका आकार अलग अलग, सबका आकृति अलग अलग। इनके आकार, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, है ना, छोटाई मोटाई जो भी कह लीजिए, उस पर ये निर्भर नहीं करता। कितने पर निर्भर करता है, 12 पे। 5 दूनी 10 और 2 12, 10 और 2 12 केले पर। 12 चीजें हुई, 1 दर्जन बोल दो। 12 चीजें हुई, 1 दर्जन बोल दो। इतने इलेक्ट्रॉन हुए, 6.023 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोल देना आप, 1 मोल। क्या बोल देना, 1 मोल। जैसे ये केले, पेन, लोग, खंभे, सबका आकार अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, वैसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन के हो, हाइड्रोजन के हो, नाइट्रोजन को, फ्लोरीन का हो, क्लोरीन का हो, फलाना के हो, ढिमका के हो, चिमका के हो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो वो उस तत्व के क्या कहलाएंगे, मोल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मोल। तत्व के मोल। फिर यौगिक का क्या, यौगिक के लिए हम परिभाषा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, परिभाषा। कैसे, चले ये कहाँ से आ गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। चलिए देखो बेटा, समझना है ना, मोल को परिभाषित करना बहुत आसान है। मोल को लिखेंगे आप द्रव्यमान, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान किसका, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। परिभाषा बहुत बार सिखाइए, अब भी सीख जाओगे। किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसके मोलर द्रव्यमान का अनुपात, किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसके मोलर द्रव्यमान का अनुपात मोल कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल। और इस मोल को प्रदर्शित करते हैं n से, द्रव्यमान को W से, और मोलर द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करेंगे। आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पिछली साल पढ़ा होगा, 7 SI मात्रक होते हैं, उनमें होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का इकाई होती है मोल, और यहाँ पर भी इसकी इकाई क्या होगी, मोल होगी। क्या होगी, मोल। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए अलग अलग किताबें वाले ने अपने हिसाब से अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा हर कुछ माने। हम अगर ऐसे करेंगे, मान लीजिए आप शिवलाल से पढ़ रहे हो, नवबोध से पढ़ रहे हो, परीक्षा बोध से पढ़ रहे हो, फलाने से पढ़ रहे हो, ढिमका से पढ़ रहे हो, इससे पढ़ रहे हो, उससे पढ़ रहे हो, कुछ मतलब नहीं है जब तक आपको समझ में ना आए। समझना क्या है, समझना यह है बेटा कि अगर आपको विलय और विलायक के सही प्रतीक पता चल जाए, सही आइडिया पता चल जाए कि किसको हम विलय 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 बोलेंगे और किसको विलायक 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 विलायक, तो अगर ऐसा पता है आपको तो ये आपके लिए आसान सी चीज़ है ना। पैसे नहीं रहे, देखो इधर, चल काम की बात समझते हैं। देखो, जब भी विलय आता है और जब भी विलायक आता है, तो विलय को हमेशा हम लोग 2 से प्रदर्शित करेंगे और विलायक को हम 1 से प्रदर्शित करेंगे। कभी भी कोई भी डेरिवेशन हो, गलती नहीं होगी। आपने जो एक बार मान लिया वो जिंदगी भर याद रखना है। जब तक केमिस्ट्री का पेपर नहीं हो जाए तब तक तो याद रखना है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए याद होना चाहिए, नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए याद होना चाहिए। कनपट्टी सुझा दूंगा अगर एक को भी याद नहीं होगा। देखो विलय को द्रव्यमान अगर आपसे बोले तो क्या बोलोगे, W2, और विलायक का द्रव्यमान बोलोगे तो क्या बोलोगे, W1। मोलर द्रव्यमान की बात करोगे तो विलय का मोलर द्रव्यमान होगा M2, और विलायक के लिए मोलर द्रव्यमान क्या होगा, M1। मोल की संख्या अगर आ जाए तो इसके लिए N2, इसके लिए N1, इसके लिए X2 और इसके लिए X1, जहाँ X और क्या है, मोल प्रभाज। अभी पढ़ेंगे आगे, सब्र करो, जब तक ये नहीं समझोगे समझ में नहीं आए। इसलिए पहले दिमाग में बैठा, अपने में, मेरे में तो क्या क्या, विलय को 2-2-2-2 से दिखाना और विलायक को 1-1-1-1 से दिखाना है, हमेशा दिखाना है। अगर आपने नहीं दिखाया तो एग्जामिनर आपको अपनी औकात दिखा देगा, वो आपकी कॉपी की बैंड बजा देगा, फिर कहोगे सर नंबर कम है, हम तो लिख कर आए। लेकिन ऐसे नहीं होता बेटा, सीखने से होता है। सीखना है आपको, क्या करना है, सीखना है। चलो ऐसी विलय और विलायक के इन प्रतीकों को याद करने के बाद आपको 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं सीखनी है, समझनी है, रटनी है, कुछ भी कह लो। अगर वो 3 परिभाषाएं आपको आती हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता। चलिए उसी चीज को समझते हैं। इनमें सबसे पहली परिभाषा आती है हमारे सामने मोलरता की। किसकी, मोलरता की। ध्यान से सुनो और समझो। जैसे अगर आपसे कोई कहे मोलरता क्या होती है, तो आप पहले तो सूत्र लिखेंगे। क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या
मोलों की संख्या, और नीचे लिखेंगे विलयन का लीटर में आयतन। विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुलनशील विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुलनशील विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा बनाना मैंने सिखाया है और आपको सीखना है। विलय के मोलों की संख्या को हम दिखाते हैं N2 से, और विलयन के लिए हम लिखेंगे भी, ये किस में है, लीटर में। ध्यान रखिएगा, विलय के लिए हम लिखेंगे द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। समझ में आ रहा है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ, ध्यान देना पूरा बोर्ड पे, इधर ध्यान सब लोग। ठीक है, N2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा W2 बटे M2V। अगर ये लीटर की जगह मिलीलीटर में हुआ तो किसमें, मिलीलीटर में, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मोलरता का सूत्र। कुछ याद रहे ना रहे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाओ, बॉयफ्रेंड का नाम भूल जाओ, निब्बा हो तो निब्बी को भूल जाओ, निब्बी हो तो निब्बा को भूल जाओ, लेकिन ये फॉर्मूला भूल गए तो बेटा पेपर में गए नंबर, कोई नहीं ला सकता फिर तुम्हारा। चलो इधर देखो, यहाँ पर W2 बटे M2 1000 बटे V, W2 बटे M2 1000 बटे V। इसका जो मात्रक होता है वो बहुत आसान है, ध्यान से देखो। मात्रक क्या लिखेंगे आप लोग, ऊपर है विलय के मोलों की संख्या, और मोल को मोल से प्रदर्शित करते हैं, न तोल कुछ नहीं है। विलय को, इस मोलों की संख्या को मोल से प्रदर्शित करते हैं, और विलयन का लीटर में जो आयतन है, ऊपर जाके लीटर का क्या हो जाएगा, इनवर्स। इतनी सी बात। चलिए आगे समझते हैं, याद रखना है इसको। जैसे हमने मोलरता पढ़ा था वैसे ही हम बात करेंगे मोललता के बारे में। सूत्र पर चलिए, सूत्र पर ध्यान दीजिए। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। किससे बेटा, स्मॉल m से। उसमें था विलय के मोलों की संख्या, इसमें भी वही रहेगा, विलय के मोलों की संख्या। और जहां विलयन का लीटर में आयतन था, वहां आप लिखेंगे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। इसको जमाते हैं, विलयन के मोलों की संख्या को N2 से प्रदर्शित करते हैं, विलायक के द्रव्यमान को W1 से प्रदर्शित करते हैं। N2 में आएगा विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। इस मान को आप यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा W2 बटे M2 गुणा W1। अगर ये किलोग्राम की जगह ग्राम में हुआ तो गुणा किससे कर देंगे, 1000 से। किससे कर देंगे, 1000 से। इसका मात्रक क्या बनेगा, विलय के जो मोलों की संख्या है उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, मोल से, और नीचे जो द्रव्यमान है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, किलोग्राम इनवर्स। ये बातें आपको याद रखनी है, और ये बातें बताई भी नहीं जाती, याद रखनी पड़ती है। चलिए आखिरी डेफिनेशन हम समझते हैं आज के लिए, मोल अंश के बारे में। किसके बारे में, मोल अंश के बारे में। मोल अंश क्या होते हैं, जैसे कोई भी विलयन जब बनता है तो उसमें 2 घटक होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। तो किसी भी एक घटक को हम ऊपर ले लेंगे, क्या लिखना है आपको, विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। अगर इसी मोल अंश को मैं विलय के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं बेटा, विलय के लिए, तो आपको अभी बताया था मैंने, इसे x2 से दिखाना है। विलय के लिए इसके मोल क्या होंगे, N2, और विलयन के सभी घटक विलय प्लस विलायक। अगर मैं इसी को विलायक के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं, विलायक के लिए, तो किससे प्रदर्शित करेंगे, x1 से। ऊपर आएगा विलायक के मोलों की संख्या N1, और नीचे विलयन के सारे मोल N1 प्लस N2। ऐसे आपको याद रखना, ये पेपर में कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। और फिर बाकी जो चीज़ मैं आपको अब आगे बता रहा हूँ उनको अच्छी तरह से याद रखना। हम पढ़ते हैं अब आगे विलयता के बारे में। हिम्मत नहीं हारनी है, आग लगानी है। क्या लगानी है, आग।
चलिए कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। अभी वो जो सिखाया है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि आप रुको जा रहा, सब्र करो। आज अपन ने पौधा लगाया, कर पेड़ बाहर निकलेंगे, एकदम से आम लग जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता, समझो। विलेयता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विलेयता की। बहुत 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 आसान सा टॉपिक है। कौन है? कौन फोन लगा रहा है? एक मिनट रुकना। देखो आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में आपने शक्कर घोलना चालू करा, घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, घोलती जाएगी घोलती जाएगी घोलती, शक्कर ऊपर तैरने लगेगी, शक्कर नहीं घुलेगी, चाशनी नहीं बनेगी। पर धीरे धीरे विलयन में जब तक शक्कर घुल रही थी तब तक उस विलयन की क्या थी? विलेयता। एक समय के बाद शक्कर ने घुलना बंद कर दिया, एक समय के बाद शक्कर का घुलना क्या हो गया? बंद हो गया। तो वहाँ पर विलेयता हो गई खत्म। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुलनशील है विलेयता कहलाती है। एक बार मेरे साथ ध्यान से लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुलनशील है विलेयता कहलाती है। निश्चित ताप पर विलेय की वह मात्रा जो विलायक में घुलनशील हो विलेयता कहलाती है। ये जो विलेयता है इसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। जैसे अगर आप तापमान बढ़ा देते हैं, आप क्या बढ़ा देते हैं? तापमान, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। इसी तरह दाब बढ़ाने पर भी विलेयता बढ़ जाती है। पदार्थ की प्रकृति, अगर एक खड़ा नमक है, एक लेटा नमक है, बारीक पिसा हुआ चूरन, एक खड़ा नमक है और एक बारीक पाउडर है, दोनों को पानी में घोलेंगे, कौन सा जल्दी खुलेगा? तो वो जो बुरादा है वो जल्दी घुल जाएगा। यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है विलेयता। अगर ठोस रूप में होगा, बड़े बड़े क्रिस्टल होंगे तो घुलने में समय लगेगा। बारीक पाउडर के रूप में होगा तो इसकी विलेयता अधिक होगी, वो पानी में ज़्यादा घुल जाएगा। फिर से देख लो, निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुलनशील हो विलेयता कहलाती है। इसको तीन चीज़ें प्रभावित करती हैं: तापमान, दाब और पदार्थ की प्रवृत्ति। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। पदार्थ की प्रकृति जितना बारीक चूर्ण होगा उतनी ही विलेयता अधिक होगी। आज की ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगली क्लास में हम जानेंगे किस किस प्रकार के पदार्थों के लिए विलेयता किस किस तरह की होती है, ठोस, द्रव और गैस के लिए इसके क्या कारक होते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अब एक हफ्ते में एक नहीं 2 क्लासें आएंगी जहां आपकी पढ़ाई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जुड़े रहिए इन्फिनिटी क्लासेस के साथ में।